हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर नेम बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इससे पहले की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक देखा था, फंक्शंस देखे थे उसके, और प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक देखा था विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। So if you haven't watched part 1 and 2, I will give the link of those video in the description and मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी आपको, जिससे आप वो सारी वीडियोस जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक के बारे में, जिसको हम आरबीआई भी बोलते हैं, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, भी पूरा चैप्टर ही बहुत ही अच्छा है। सो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देयर एग्जिस्ट ए सेंट्रल बैंक इन ऑल कंट्रीज। हर कंट्री के अंदर, हर नेशन के अंदर जो है, एक तो सेंट्रल बैंक होता ही है, एक तो एपेक्स बैंक होता ही है, जो बाकी सारे बैंक्स पे जो है वो नजर रखता है। विच मैनेजेस, क्या मैनेज करता है वो एपेक्स बैंक, वो सेंट्रल बैंक। तो which manages, evaluates and regulate the banking activities in the entire country। पूरे कंट्री के अंदर कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो सही से चल रहे हैं, कौन से फंक्शन नहीं सही से चल रहे, बैंक जो है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, कोई बैंक घपला तो नहीं कर रही, ये सारी चीजें जो है वो एपेक्स बैंक, दैट इज सेंट्रल बैंक, जो है वो देखता है। Beside a central bank protect the interest and rights of customers of various bank and of general public। बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो होता है, वो सिर्फ दूसरे बैंक पे नजर नहीं रखता, लेकिन कस्टमर्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर कस्टमर के साथ जो है कुछ भी मिसलीडिंग हुआ है, यानी कुछ भी फ्रॉड हुआ है, या फिर कुछ भी जैसे ज़्यादा पैसे निकल गए अकाउंट में से, तो ये सारी चीज़ें भी सेंट्रल बैंक में हम कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो वो है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एपेक्स बैंक है। वो सारे छोटे बैंक, इसके नीचे जितने भी सारे बैंक्स आ जाते हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, जो भी शेड्यूल बैंक्स हैं, उनकी वो ध्यान रखता है। Then we have RP Kent defines the central bank as the institution charged with the responsibility of managing expansion and contraction of volume of money and the interest of general public welfare। यानी क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, सेंट्रल बैंक जो होता है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी की यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है। अगर इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है तो क्या करेगा आरबीआई, तो वो ये चाहेगा कि मार्केट में से जो है वो मनी सप्लाई क्या हो जाए, हम ले लें, यानी वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के पास बहुत सारा पैसा होगा तो वो अननेसेसरीली डिमांड क्रिएट करेंगे, जो कि इन्फ्लेशन के टाइम पे नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, सप्लाई को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, मनी सप्लाई को। और जब ऐसा देखने को मिल रहा है कि मंदी का समय है, डिफ्लेशन चल रहा है, तब क्या करेगा, मार्केट में जो है पैसा वो इनफ्लो करेगा, यानी क्या करेगा, एक्सपांशन करेगा मनी सप्लाई को। तो दिस इज हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अभी चिंता मत करो, हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सिर्फ मैंने थोड़ा क्रक्स बता दिया है आपको उसका। और ये जो डेफिनेशन है वो भी इसी की बात करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। Hence, the central bank is the apex bank of the country, whose function is to aid, regulate and promote the entire money market and banking sector, as well as to maintain monetary financial stability for overall economic good of the nation। अब यहाँ पे जो मैं है वो कुछ वर्ड अंडरलाइन कर रही हूँ, जो कि आपके डेफिनेशन में होने चाहिए while you are explaining। So सबसे पहला है एड। एड का मतलब होता है सपोर्ट या फिर हेल्प, या हम लिख देते हैं हेल्प। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, तो वो होता है कंट्रोल करना या फिर सेटिंग रूल्स। हम यहाँ लिख देते हैं सेट रूल्स। एंड देन लास्टली है हमारा प्रमोट, जिसका मतलब है एनकरेज करना या फिर सपोर्ट करना। एनकरेज। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक जो है उसका फंक्शन क्या होता है, मनी को जो है या फिर मनी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करना, मनी मार्केट को देखना, फिर हेल्प करना जो है, फिर रूल्स बनाना और एनकरेज करना सभी लोगों को कि ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करें वो। और मॉनेटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाना है मार्केट के अंदर। वो कैसे लाते हैं, तो थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। मोबिलाइजेशन ऑफ मनी,
has several macroeconomic implication which impact economic growth and development of a nation. Mobilization of money का मतलब क्या होता है कि मनी जो है, मनी सर्कुलेट करता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोबिलाइजेशन, यानी कि मूवेबल, कंटिन्यूसली इन मूविंग फॉर्मेट। हैज सेवरल मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन मतलब है बिग इफेक्ट, बिग या फिर लार्ज इफेक्ट which impact economic growth and development of a nation. सप्लाई ऑफ मनी जो है, कितना पैसा जो है मार्केट में घूम रहा है, इससे भी जो है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए कंट्री, मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज मनी करेंसी रेस्ट विद द सेंट्रल बैंक। इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए सेंट्रल बैंक फॉर्मुलेट्स ए मॉनेटरी पॉलिसी। In short, a central bank assumes the responsibility of maintaining economic stability. सेंट्रल बैंक जो है वो ये भी ध्यान रखती है कि थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो मार्केट में जो है वो स्टेबिलिटी आनी चाहिए। बहुत ऐसा ऊपर नीचे मार्केट नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए मार्केट। तो यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। ए सेंट्रल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स मॉनेटरी फाइनेंशियल एडवाइस एंड सजेशन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी अगर कोई मॉनेटरी या फिर फाइनेंशियल एडवाइस या सजेशन चाहिए होते हैं तो वो किससे लेती है, वो सेंट्रल बैंक से लेती है, दैट इज आरबीआई। ठीक है, यहाँ से अब हमारा दूसरा जो मेन पार्ट है वो यहाँ से चालू हो रहा है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक इन इंडिया इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सेंट्रल बैंक या एपेक्स बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश। कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को विथ ए प्राइवेट पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। आरबीआई वाज नेशनलाइज, कब नेशनलाइज हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को। एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो वो हम याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 विथ ए पेड अप कैपिटल, प्राइवेट पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़, और नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई इज द एपेक्स बैंक, यानी सबसे बड़ा बैंक। आरबीआई इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया विच सुपरवाइजेज एंड रेगुलेट। क्या करता है, सुपरवाइज करता है, यानी सब बैंक जो है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसको देखता है, एंड रेगुलेट the entire banking sector as well as formulate the monetary policy of India. Monetary policy इंडिया की कौन जो है वो डिसाइड करता है, तो the one and only RBI. Functions of commercial bank. Now this is very important topic, ये एग्जाम में आ सकता है। इसको हम थोड़ा हाइलाइटर का कलर जो है वो बदल लेते हैं। Functions of Reserve Bank of India. सबसे पहला जो है वो है मॉनेटरी फंक्शंस, देन इसके बाद आते हैं नॉन मॉनेटरी फंक्शन। मॉनेटरी फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो कि इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होंगे। देयर इज नॉन मॉनेटरी फंक्शन मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी सप्लाई, इंटरेस्ट या फिर इन्फ्लेशन से रिलेटेड नहीं होंगे, उसके अलावा के फंक्शन जो रेगुलेटरी फंक्शन और ये सारी चीज़ें हो सकती है, डेवलपमेंट के लिए भी हो सकते हैं। सो मॉनेटरी फंक्शन के अंदर सबसे पहला है हमारा करेंसी इशू। आरबीआई जो है वो करेंसी भी इशू करता है, लेकिन इधर डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट। आरबीआई के पास जो है इकलौता राइट है, किस चीज का राइट है, तो करेंसी नोट इशू करने का। इसके अलावा कोई और इशू नहीं कर सकता है, सोल जो है इसके पास राइट है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आएगी, इशू नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ₹2, यानी ₹2 से लेके हमारे 2000 तक के नोट या उससे ज़्यादा जो भी हैं, अभी तो नहीं है लेकिन जो भी हैं आएंगे, जो भी वो जो है वो कौन इशू कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई। लेकिन यहाँ पे ये हम हाईलाइट कर देंगे, करेंसी नोट ऑफ ₹1 एंड ऑल करेंसी कॉइन्स आर इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। क्या बोला है यहाँ पे, तो ₹2 या ₹2 से ज़्यादा के जो भी जो है करेंसी वो कौन इशू करेगा, आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक। और यहाँ पे लिखा है ₹1 या फिर ₹1 से कम जो है, जो भी कम है वो कौन इशू करेगा, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ठीक है, लिख लेना आप लोग। 2 से ज़्यादा
दो या दो से ज्यादा आरबीआई, एक या फिर एक से कम। Then we have a second point, that is bankers to the government. The RBI is a banker, advisor and agent of central government and of all state government. आरबीआई जो है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट है, यानी कभी भी गवर्नमेंट के कोई एडवाइस चाहिए या फिर कोई बैंकर जो है वो क्या है, आरबीआई जो है वो एक बैंकर तरीके से भी एक्ट करता है फॉर अवर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एडवाइस भी देता है एंड एज एन एजेंट भी काम करता है फॉर अवर सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। इट मैनेजेस गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट अकाउंट एंड करेंसी कॉइन्स एंड नोट्स ऑफ ₹1 एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो एक पॉइंट मिस हो गया था, क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ₹1 का और करेंसी कॉइन का वो तो आरबीआई ही करता है एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों पॉइंट जो है वो कनेक्टेड है। भले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इशू करती है 1 या फिर उससे छोटे डिनोमिनेशन के कॉइन्स, लेकिन इसको जो है वो बाहर लाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई। यही पॉइंट यहाँ से भी कनेक्टेड है। इट मैनेजेस गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट अकाउंट, करेंसी कॉइन्स एंड नोट ऑफ ₹1 एंड ऑल्सो प्रोवाइड लोन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो किससे मांगने जाती है, तो आरबीआई हेल्प करता है। बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बैंकों का भी बैंक है वो, जब बैंक को जो है किसी चीज की शॉर्टेज पड़ जाती है तो क्या करती है, वो आरबीआई से मांगने जाती है। एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब बैंक जो है वो किसके पास जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास जाती है। वाई? बिकॉज इट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। द आरबीआई इज ए बैंकर एंड रेगुलेटर ऑफ ऑल शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। शेड्यूल बैंक्स आर दोज बैंक विच आर लिस्टेड इन आरबीआई एक्ट 1934। ऐसे बैंक जो कि आरबीआई एक्ट के अंदर 1934 जो आरबीआई एक्ट का एक्ट है उसके अंदर जो शेड्यूल है, जो लिस्टेड है, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल बैंक्स। और इसके अलावा के बाकी जो रह गए वो हो जाते हैं नॉन शेड्यूल बैंक, यानी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। It manages cash reserve ratio of bank, determines direction of credit as well as direct the credit policy and rate of interest for all bank। आरबीआई जो है वो कैश रिजर्व रेशियो कितना रखना है वो डिसाइड करती है। फिर वो डिसाइड करती है कि बैंक को जो है वो डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी कितना रेट रखना है हर चीज़ के लिए। सीआरआर डिसाइड करती है, एसएलआर डिसाइड करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें जो है वो आरबीआई डिसाइड करती है। इट इज़ ऑल्सो द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर शेड्यूल बैंक्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये हमें याद रखना है कि अगर कोई ऐसा पूछ ले कि नॉन शेड्यूल बैंक्स के लिए बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आएगा, तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो है वो शेड्यूल बैंक्स के लिए होता है। एंड मेनली जितनी भी हमारी फेमस पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फिर जो हमारी पेमेंट बैंक्स, ये सारी जो है वो ज़्यादातर इसी के अंदर आती है, शेड्यूल बैंक्स के अंदर, जो भी हमने फेमस सुनी हुई हैं। Then fourth point is credit control. The RBI control the process of credit creation and money supply in the economy with the help of various tools of monetary policy. अब इसका फोर्थ फंक्शन क्या है आरबीआई का, तो अगर मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन जो है, मनी सप्लाई जो है ज़्यादा करना है या कम करना है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो कर लेता है। कौन करता है, तो आरबीआई। इसके भी अलग अलग टूल्स हैं। कौन कौन से टूल्स हैं, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ। सबसे पहला है हमारा सीआरआर, फिर है हमारा एसएलआर, देन वी हैव रेपो रेट, देन रिवर्स रेपो रेट, देन ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारे चीज़ें जो हैं वो एक टाइप के टूल्स हैं फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। फिफ्थ पॉइंट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। The RBI has the responsibility of maintaining value rupee vis a vis। ये जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, इट इज ए फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, इन रिलेशन टू।
यानी कि हम कैसे पढ़ेंगे, तो आरबीआई हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ रूपी इन रिलेशन टू अदर करेंसी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिमी अंडर फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम वेयर एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट। आरबीआई क्या करती है, मेंटेन करती है रुपए की वैल्यू किसके सामने, तो डॉलर के सामने हो गया, जापानीज येन के सामने हो गया, जिससे क्या हो, मार्केट में जब भी हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो स्टेबल रहे। क्या लिखा है आगे, आरबीआई मेंटेन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी बाय बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज। कैसे वो मेंटेन करती है वैल्यू रुपए की, तो ले और बेच करती है किस चीज का, फॉरेन एक्सचेंज का, इन ओपन मार्केट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या तो बाय कर रही है या तो वो सेल कर रही है। कब बाय और सेल करती है तो डिपेंड करता है मार्केट की हालत क्या चल रही है। अगर मार्केट में डिफ्लेशन है यानी मंदी चल रही है तो क्या करेगी, मनी सप्लाई जो है वो मार्केट के अंदर डालना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉन्ड जो है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो क्या करेगी, आरबीआई बॉन्ड को खरीद लेगी, जिससे क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा। और इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेगी आरबीआई, टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड ऑल, तो तब वो करेगी सेल। और लोग क्या खरीदेंगे, बॉन्ड को खरीदेंगे, तो ये सारा पैसा जो है गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, तो मार्केट में जो है सप्लाई ऑफ मनी स्टेबल हो जाएगा। ये दोनों मैंने आपको पहलू बता दिए, एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन मंदी और महंगाई के समय inflation. The RBI is also custodian of India's reserve of foreign currency. It also administers foreign exchange reserve by checking the inflow और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को भी कौन मैनेज करता है, तो आरबीआई ही मैनेज करता है। बी पॉइंट है हमारा नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जो कि मनी सप्लाई से रिलेटेड नहीं होगा, इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं होगा, कुछ अलग रेगुलेटिंग फंक्शंस जो है वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट इज रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अलग अलग ब्रांच ओपन करनी है किसी बैंक की, उसको मॉनिटर करना है, उसको रेगुलेट करना है, तो ये सारा काम भी आरबीआई करती है। बट दीज आर नॉन मॉनिटरी फंक्शन। आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ एंटायर फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट विच इंक्लूड ब्रांच एक्सपांशन, मेथड्स ऑफ वर्किंग ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स, वर्किंग ऑफ एनबीएफसी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये बैंक नहीं होती हैं, लेकिन एनबीएफसी, इसको हम बैंक नहीं कह सकते हैं, लेकिन बैंक की तरह ही थोड़ा बहुत काम करती है ये। एंड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। ब्रांच एक्सपांशन मतलब क्या होता है कि कोई दूसरी ब्रांच खोलनी है किसी पर्टिकुलर बैंक की, जैसे आईसीआईसीआई की कोई दूसरी ब्रांच खोलनी है या किसी दूसरी बैंक की, तो इसमें भी क्या करती है आरबीआई, हेल्प करती है। आरबीआई जो है वो सुपरवाइज क्या करती है, तो फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट। यहाँ पे मनी मार्केट कौन से होते हैं, तो जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, ये इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रेजरी बिल्स है। दैन वी हैव कमर्शियल पेपर्स, इन सब के बारे में जो है हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये किस चीज के लिए होते हैं, तो इट इंक्लूड्स बोरोइंग एंड लेंडिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम दैट इज डेज और मंथ। ये सारे टॉपिक जो है हम डिटेल में आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर आप चाहोगे तो मैं शॉर्ट इसके ऊपर एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना दूंगी, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन ये सारे इसके अंदर इतने मेन नहीं है, ये सिर्फ आप याद कर लेना। Second is promotional functions. Even today, there are many people in India who do not hold a bank account. आज के ज़माने में भी बहुत से इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं है। They depend on unorganized money market. वो डिपेंड करते हैं unorganized money market for credit needs. यानी वो लोग जो है वो बैंक के बजाय किसी दूसरे लोग से, साहूकार हो गए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हो गए, फैमिली मेंबर, उनसे लोन ले लेते हैं, जो कि कौन कहलाते हैं, unorganized money market. Make business related payment in cash. कैश में वो लोग पेमेंट करते हैं रादर देन चेक। चेक का यूज नहीं करते, कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो चेक बुक कहाँ से आएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। owing to which it is difficult to know the exact value of transaction taking place in the country and becomes difficult to ascertain the exact value of money or arrive at the actual figure of national income. अगर हमें नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है तो भी हम नहीं फाइंड आउट कर पाते। कौन, तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन अगर कैश में होंगे तो गवर्नमेंट के पास जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा कोई, राइट।
नेशनल इनकम क्या होता है, तो बेसिकली वही होता है कि एक पर्टिकुलर नेशन में एक साल के अंदर कितना पैसा लोग कमा रहे हैं। इट इंक्लूड्स सैलराइड पर्सन, बिजनेसेस, इंडिविजुअल, यानी सब लोग इसके अंदर आ जाते हैं। Hence, RBI tries to create banking awareness among people, encourages branch expansion in rural area, and promotes setting up of cooperative bank in the interest of people. It make efforts to get more and more people under organized money market. RBI जो है वो पूरा ट्राई करती है कि बैंकिंग अवेयरनेस फैलाए, गांव में फैलाए, छोटे छोटे जो जगह हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पे फैलाए। और इसी के तहत आरबीआई ने जो है वो आरआरबी भी खोला था, रीजनल रूरल बैंक, जो कि शेड्यूल बैंक के अंदर ही आता है, कमर्शियल बैंक के अंदर। तो ये सारी चीजें आरबीआई क्यों कर रही है, जिससे लोगों को जो है लिटरेसी मिले, अवेयरनेस आए लोगों के में कि बैंक अकाउंट क्यों जरूरी होता है और क्या क्या उसके फायदे होते हैं। वो क्या करती है, प्रमोट्स करती है, सेटिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक भी चालू करवाती है वो। इट मेक्स एफर्ट टू गेट मोर एंड मोर पीपल अंडर ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, और वो ट्राई करती है लोग अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट से ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के अंदर आ जाए। Then third point is financial inclusion and development. India is a country with huge degree of economic diversity, rural-urban divide, and hence, whenever major economic reform and changes come about, it is necessary that people and economic unit of all segments receive benefit of such changes. हमारे इंडिया के अंदर जो है वो अलग अलग डाइवर्सिफाइड लोग रहते हैं, रूरल अर्बन दोनों टाइप के लोग रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कभी भी कोई भी नेसेसरी अगर कुछ आरबीआई स्कीम ला रही है या कोई भी चीज़ ला रही है तो सब लोगों को जो है वो मालूम हो। फॉर सच इंक्लूजन आरबीआई कंटिन्यूसली मेक एफर्ट्स इन द बैंकिंग स्फीयर। इट प्रोवाइड स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी। आरबीआई जो है वो कभी कभी बैंक को बोलती है स्पेशल प्रायोरिटी, यानी स्पेशल क्रेडिट सर्विसेज देना किन लोगों को, जो कि एग्रीकल्चरल में है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसकी है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और ट्रेडिशनल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो बेसिकली घर से ही चलती है, घर से ही लोग जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि होम बेस्ड इंडस्ट्री, हैंडमेड क्राफ्ट, पॉटरी बनाना, जो घड़े मटके होते हैं वो सारी चीजें बनाना। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन आ जाता है, जैसे टी स्टॉल ओनर जिसकी खुद की चाय की जो है टपरी है। देन आफ्टर वी हैव स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट हुई हो और वर्कर्स भी जो हैं वो भी कम हो, ठीक है। इट ऑल्सो मेक एफर्ट टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन फ्लो एंड एनहांसेस अवेयरनेस रिगार्डिंग बैंकिंग अमॉन्ग द मासेस। आरबीआई जो है वो अपना पूरा ट्राई करती है कि वो अवेयरनेस फैला सके, बैंकिंग के बारे में फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कर सके सारे लोगों को। इन प्रेजेंट टाइम आरबीआई मैनेजेस प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, जो कि 2014 से चलती आ रही है। किस चीज़ के बारे में है ये, तो रूरल लोगों के लिए वो बैंक अकाउंट की अवेयरनेस खुलवाती है कि सबके जो है वो बैंक अकाउंट होने चाहिए। अब तो वो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट भी खुलवाते हैं लोग, कहाँ पे, तो रूरल टाइप के लोग जो हैं, गाँव के लोग जो हैं, एग्रीकल्चरल फार्मर्स जो हैं, ये सारे लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेनली जो है वो रूरल पीपल्स के लिए है। ये 2014 में निकली थी और अभी भी ये इनिशिएटिव जो है वो चल रहा है। आरबीआई ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कस्टमर, यानी कि अगर हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हो गई, किसी बैंक ने कुछ किया या फिर कुछ भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो जैसे कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, यहाँ पे भी आरबीआई ने जो है हमारे लिए एक स्पेशल थिंग जो है वो बना के रखी है, जिसका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है स्कीम का, आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ये जाके आप सर्च कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपके अकाउंट में से पैसे कहीं चले गए, क्रेडिट कार्ड में कुछ लफड़ा हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आरबीआई इस जो मैंने आपको जो स्कीम बताई है इसके अंदर अगर आप कंप्लेन करते हो तो इसका आपको सोल्यूशन मिल सकता है। आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, यू कैन चेक दिस आउट। आप सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। It publishes all types of banking related information and statistics as well as expert article in order to promote research related to banking and monetary policy and monetary improvement in the country on the RBI website. People can get free access on such information. तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है ख़त्म, लेकिन अभी हम ख़त्म नहीं करेंगे। हम जाएंगे आरबीआई की वेबसाइट पे और हम
देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक टाइप की एक्टिविटी दी है कि आप चेकआउट कर सकते हो, आप फ्री में एक्सेस ले सकते हो। तो हम देखेंगे कि आरबीआई की वेबसाइट पे जो है वो क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं और क्या वो हमें हेल्पफुल है या नहीं। सो लेट्स गो एंड ओपन आवर गूगल। सो हियर्स द आरबीआई वेबसाइट। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है करंट रेट्स, अभी रेट किस चीज़ के कितने चल रहे हैं। देन आफ्टर वी हैव रेगुलेट एंड रेगुलेटेड एंटिटीज। यहाँ पे ऊपर हमें कुछ टैब्स दे रखे हैं जैसे होम, अबाउट अस, नोटिफिकेशन। यहाँ पे फिर हमें रिसर्च का पैनल दे रखा है, स्टैटिस्टिक का दे रखा है और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग का। यहाँ पे हमें मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में दिखाया है, उसका ओवरव्यू, स्टेटमेंट, स्पीच लोगों ने जो दी वो, फिर बैंकर्स टू गवर्नमेंट एंड बैंक, ये अभी अभी हमने पॉइंट पढ़ा है। फिर है करेंसी मैनेजमेंट करना, करेंसी डेटा, उसके बाद है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, इसके बारे में सारी चीज़ें दे रखी हैं। डेट मैनेजमेंट, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, फिनटेक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल मार्केट, कौन कौन से होते हैं तो इसके अंदर हम जाके थोड़ा देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनेंशियल मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट of an economy by facilitating efficient allocation of resources, sharing of risk. Given its significance, the development of financial market has always remained one of the key priorities of the Reserve Bank. ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें पढ़ो, लेकिन आप खोल के देख तो सकते ही हो एटलीस्ट। देन वी हैव पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, और यहाँ पे जो है हमें काम की चीज़ दे रखी है जो कि है पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट कितना है। फिर यहाँ पे सीआरआर और एसएलआर दिया है। सीआरआर का मतलब हमने लास्ट वीडियो में देखा ही था, जो कि है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कुछ अमाउंट हम जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, फिक्स डिपॉजिट और मे भी रिकरिंग डिपॉजिट, उसमें से बैंक जो है कुछ अमाउंट साइड में रखती है विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो कितना है, वो फिलहाल करंट रेट जो है वो 4% चल रहा है। देन वी हैव एसएलआर जो कि है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर एक्सचेंज रेट यहाँ पे दिखाए हैं कि फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है, यानी एक यूएस डॉलर इंडिया का कितना है अभी, कितने रुपए के बराबर है, तो 86 रुपीज के अराउंड है। देन दूसरी करेंसी का दिया है, जापान येन का दिया है, ठीक है। सोर्स भी यहाँ पे दिखाया है कि ये जो रिपोर्ट है वो कहाँ से ली गई है। देन वी हैव मार्केट ट्रेंड, लैंडिंग या डिपॉजिट रेट, बेस रेट, सेविंग डिपॉजिट कितना है, सेविंग डिपॉजिट रेट, टर्म डिपॉजिट रेट। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत तो चेकआउट करोगे। अगर करोगे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमारी वीडियो को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी, थैंक यू, नो व्हाट टू डू, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल गिवन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।